सो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो इसमें ना हम स्टार्ट करेंगे कि स्क्रैपिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हम बेसिकली दो एक लाइब्रेरी और एक फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करेंगे और फर्स्ट हमारा स्पाइडर बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन रिक्वेस्ट मॉड्यूल। अच्छा जी, पाइथन की एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल है, ठीक है, रिक्वेस्ट के नाम से। तो आपने सबसे पहले अपने सिस्टम की कमांड प्रॉम्प्ट ये ओपन कर लेनी है, cmd लिख के, ठीक है, सर्च में cmd लिख के ये ओपन कर लेना है। और जो भी आपने पैकेज इंस्टॉल करना है वो इधर करना है, आपने अपने पाइचाम के अंदर नहीं करना। उसकी वजह ये है कि अगर आप सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे ना तो वो ओवर द वर्ल्ड एक्सेसिबल होगा। अगर आप पाइचाम के अंदर करेंगे तो वो सिर्फ पाइचाम के अंदर ही एक्सेस होगी, उसकी पाइचाम के बाहर नहीं होगी। इसलिए आपने जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है वो ग्लोबली करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए सिस्टम में करना है। जैसा कि अभी हम करने लगे हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल, तो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे ये कह रहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये कैसे कैसे काम करती है। तो मैं आपको बेसिकली इसमें गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट ये दो करके दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक वेबसाइट है बुक्स टू स्क्रैप। तो ये वेबसाइट स्क्रैपी के द्वारा बनाई गई है, मतलब स्क्रैपी फ्रेमवर्क है ना, जिन्होंने बनाया उन्होंने ये साइट बनाई है। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, यानी आप इस साइट को स्क्रैप करके सीख सकते हैं। ये उन्होंने इसीलिए बनाई है कि स्क्रैपिंग कैसे की जाती है। हम सीखते हैं जी। आपने सबसे पहले किसी भी पेज पे इंस्पेक्ट पे आ जाना है और इसका शॉर्टकट की है जी Ctrl+Shift+I, तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है। अब इसमें ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ये आपके पास ना इधर ऐसे राइट साइड पे ऐसे खुलेगा। ये अगर मैं दिखाऊंगा आपको एज अ गेस्ट ओपन करके, या इस अकाउंट में दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन किया इसे, ये आपके पास ऐसे खुलेगा। आपने इसको सेटिंग कैसे करनी है, इधर से ये क्लिक कर देना है, इधर आ जाएगा। और उसके बाद आपने सेटिंग में जाके इधर नेटवर्क में आएंगे तो ये आपके पास एक और सेटिंग आएगी। आपने इस ओवरव्यू को बंद कर देना है तो ये ओवरव्यू भी चला जाएगा। ये दो सेटिंग्स आपने ऑलवेज रखनी है, आपको काम करने में आसानी होगी। तो ये इस तरह नीचे आ गया हमारे पास। अब मैं नेटवर्क में जाऊंगा ना, जब हम किसी पेज को रीलोड करते हैं तो जितने भी रिक्वेस्ट्स होती हैं ना वो इधर नेटवर्क में आती हैं। नेटवर्क टैब में आपको वो रिक्वेस्ट के नेम और उनमें क्या डाटा आ रहा है वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो ये एक रिक्वेस्ट गई है, ये सारी रिक्वेस्ट हैं। पहली रिक्वेस्ट index.html ये गई है और ये इसका स्टेटस कोड है। अब स्टेटस कोड आपने याद रखना है कि अगर 200 हो तो उसका मतलब होता है सक्सेसफुल, और अगर 300 से के दरमियान हो, 301 302 ऐसे करके 3078, तो उसका मतलब होता है रीडायरेक्ट। अगर 400 से ऊपर हो तो वो होता है जी एक्सेस डिनाई। और उसके बाद अगर 500 के ऊपर हो तो वो होता है इंटरनल सर्वर एरर। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट ऑफ स्टेटस कोड्स एंड मीनिंग्स। HTTP स्टेटस कोड, ये कंप्यूटर बैकग्राउंड वालों को पता होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये HTTP होता है।
तो ये और सारे प्रोटोकॉल स्टेटस कोड जो आते हैं ना उनका लिखा हुआ है। ये जनरली होते हैं 300 से 399 तक रीडायरेक्ट, 200 वाले सक्सेसफुल, जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्लाइंट सर्वर एरर यानी एक्सेस डिनाई और इंटरनल सर्वर एरर के ये 500 से अबव होते हैं। तो यानी 200 की रेंज में अगर आपका स्टेटस कोड आता है तो उसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो अब मैंने इस पर क्लिक किया था ट्रैवल पे, तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ये हुई थी, दूसरी ये, तीसरी ये सारी रिक्वेस्ट हुई हैं। ये जो एक इमेज आपको नज़र आ रही है ना, ये देखें इमेज की भी एक रिक्वेस्ट हुई है। रिक्वेस्ट कहाँ पे हुई है? इस साइट के सर्वर पे हुई है। तो सर्वर ने हमें जो रिस्पॉन्स रिटर्न किया है वो इधर आपको शो हो रहा है। तो ये ऐसे काम करती है। और इसमें एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आपने सुना होगा, वो सारी इनको अरेंज करती है, ठीक है। तो मेरे पास जो पहली रिक्वेस्ट हुई थी वो ये हुई थी। इसमें देखें, इसमें मैंने क्लिक किया ना, इधर इसका स्टेटस कोड नज़र आ रहा है, इधर आपको इसका साइज़ नज़र आएगा, टाइम नज़र आएगा, ये साइज़ है। तो ये पहली रिक्वेस्ट थी। अब इसके हेडर्स में पर अगर आप आएंगे तो इधर इसका लिखा होगा सारी इन्फॉर्मेशन के इसका यूआरएल कौन सा है, ये है कि जिस पे रिक्वेस्ट हुई है, ये यही है। और इसका मेथड कौन था? मेथड था जी गेट का। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा गेट रिक्वेस्ट का, पुट रिक्वेस्ट का, पोस्ट रिक्वेस्ट का, अपडेट का, डिलीट का, ये सारी रिक्वेस्ट होती हैं डेटाबेस में जो हम करते हैं ना। तो ये एक गेट रिक्वेस्ट है कि यानी ये यूआरएल हिट किया तो सर्वर के पास एक गेट रिक्वेस्ट गई, उसने हमें बदले में कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करना था। तो रिस्पॉन्स हमारे पास इधर आता है, ये रिस्पॉन्स आ गया। ये बेसिकली रिस्पॉन्स जो आपको इधर नज़र आ रहा है ना, वो ये सारा है, ये उसने हमें रिटर्न कर दिया सर्वर ने। ये गेट की रिक्वेस्ट थी, स्टेटस कोड इसका 200 आ गया है। और जो हमारा रिमोट एड्रेस था यानी आईपी एड्रेस था वो ये है। इसकी हम ज़रूरत नहीं ज़्यादा एक्सप्लोर करने की। तो ये एक जनरल रिक्वेस्ट थी। तो ये गेट रिक्वेस्ट इसी तरह की होती है। गेट रिक्वेस्ट में हमने सिर्फ यूआरएल देना होता है और हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो अब एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आगे चलने से पहले। अगर आप इसी पेज पे राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करेंगे ना, तो आपको इस पेज के बैकग्राउंड पे जो HTML लैंग्वेज की कोडिंग है वो नज़र आ जाएगी। ये नज़र आ रही है। अब ये देखें, मैंने इट्स ऑनली हिमालय, ये मैं इधर ढूंढना चाहूँ, कंट्रोल F करूँगा तो ये मुझे इधर नज़र नहीं आ रहा। आपने जब भी व्यू सोर्स करना है तो लाइन रैप कर लेना है, तो ये ना एक पेज आपको सीक्वेंस में ला देगा, नहीं अदरवाइज़ ये बिखरा होगा। लाइक मैं ट्रैवल ही सर्च कर लेता हूँ। तो ये ट्रैवल मेरे पास आ गया, ये H1, ये ट्रैवल ये लिखा हुआ है H1 टैग में, ये वाला ट्रैवल है, ठीक है। तो जब हम रिक्वेस्ट करेंगे ना, अब सर्वर ने हमारे पास क्या रिटर्न करना है, ये कोड रिटर्न करना है, ठीक है। सिर्फ ये HTML, ये देखें ना रिस्पॉन्स में हमारे पास यही है, ये नहीं है। ये जो सारा व्यू आपको नज़र आ रहा है ये जावास्क्रिप्ट ने बनाया है ब्राउज़र के ऊपर ही। हमारे पास ये चीज़ आनी है, ये, या आप इधर से देख लें, ये HTML आनी है हमारे पास। तो हमारे पास ये आनी है जब हम रिक्वेस्ट करेंगे। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं जी इस यूआरएल पे कोड के ज़रिए। तो ये कोड है, इधर मैंने इंपोर्ट कर लिया रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, और उसके बाद इधर हमने अपना दे देना है यूआरएल। तो ये हमारी गेट की रिक्वेस्ट थी, इसलिए हमने लिखना है रिक्वेस्ट डॉट गेट, यानी गेट का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो गेट की रिक्वेस्ट से गेट लिखेंगे। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, इस पर रिक्वेस्ट करेगा और जो बदले में हमारे पास HTML आएगी वो इस रिस्पॉन्स में रख देगा। और ये हमने रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड प्रिंट करवाया है कि स्टेटस कोड कितना आता है, 200 है या नहीं। और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट लिखेंगे तो इसमें जो कुछ आया होगा वो भी
प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। चलिए रन करके देखते हैं। हाँ जी, ये देख रहे हैं, ये सारा वही जो मैंने आपको उधर दिखाया था। इधर हम ट्रैवल सर्च करते हैं तो ये देखें हमारे पास वो चीज़ आ गई है सारी। यानी हमने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने हमें रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। तो इसको ज़रा कमेंट करके हम इसका सिर्फ स्टेटस कोड देख लेते हैं पहले। ये देखें 200 स्टेटस कोड आ गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुल हो गई है। तो ये तरीका है जी गेट की रिक्वेस्ट करने का। अब कुछ साइट्स होती हैं जिन पे ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं जाती, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं हेडर यूज़। ठीक है, हेडर यूज़ करते हैं। हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स बेसिकली बताते हैं सर्वर को कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। ठीक है, मैं एक ब्राउज़र हूँ, वो ऐसा करके ना धोखा देते हैं बेसिकली। वो हेडर्स मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आपको नज़र आ रहे हैं। ये यूज़र एजेंट होता है। मोज़िला विंडोज़ वो कहता है कि मैं एक ब्राउज़र हूँ, या मैं क्रोम सफारी, ये देख लिखा हुआ है ना, ये हमारा कोड उसको ये कहता है। ये हम कैसे गेट कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो काम की चीज़ें हैं ना, मतलब डेली यूज़ की हैं, वो आपने अपने ब्राउज़र में इधर पिन कर लेनी है। ठीक है, यानी आपको बार बार सर्च ना करनी पड़े। अब मैंने ये CURL कन्वर्टर आप लिखेंगे ना, तो ये हमने यूज़ करना है डेली बेसिस पे। ये क्या करता है जी, ये हमें हेडर्स निकाल के देता है। मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसे। अब ये हमारी रिक्वेस्ट थी, इस पे हमने राइट क्लिक करना है और कॉपी पे जाना है। और कॉपी पे जाकर आपने CURL बैश पे क्लिक करके ना कॉपी कर लेना है। इधर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। ये CURL बैश ऑल है, इस पे नहीं करना, याद रखना है। कॉपी एज CURL बैश जो अकेला है जिसमें ऑल नहीं आ रहा, उस पर ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया, इधर आके पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें, इसने हमें हेडर्स निकाल दिए। यानी जो ये रिक्वेस्ट थी ना, उसमें ये हेडर्स यूज़ हो रहे थे। उसमें ये सेलेक्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, प्रायोरिटी रेफरेंस, यानी ये साइट है, रेफरेंस साइट होती है कौन सी, और विंडोज़ प्लेटफॉर्म है, और ये यूज़र एजेंट है। ये कह रहा है कि मैं एक बंदा ही हूँ, ये उसको बताता है। ये हेडर्स आपने ऑलमोस्ट हर रिक्वेस्ट में यूज़ करने ही करने हैं। अब इनको क्या तरीका यूज़ करने का, इधर से कॉपी किया मैंने, इधर एज ए डिक्शनरी ये होते हैं। ये देखें की वैल्यू पेयर है, ये सारे ऐसे ही हैं की वैल्यू। ये डिक्शनरी का नाम है। इसको इधर दे देंगे कामे के साथ, कामा हेडर्स इक्वल टू हेडर्स। ये हेडर्स कीवर्ड है, ये हमारी डिक्शनरी का नाम भी हेडर्स है, तो ये हमने इसको दे दिए। तो अब चलाएंगे तो ये हेडर्स के साथ वर्क करेगा। ये देखिए, ठीक है। आपने हेडर्स हर रिक्वेस्ट में तकरीबन देनी है। ये हम सिंपल रिक्वेस्ट मॉड्यूल अभी कर रहे हैं, कुछ जगह आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ये थी हमारी गेट रिक्वेस्ट और इसका सारा सीक्वेंस। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्रैपिंग में मोस्ट ऑफ दी केसेस यूज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने ऊपर ये बुक मार्क की हुई हैं कि मुझे बार बार सर्च करनी ना पड़े, ढूंढनी ना करें। जैसा कि मैंने अब ये निकालना था, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इधर CURL कन्वर्टर लिखूँ और ओके कर दूँ। मेरे पास तो डायरेक्ट आता है ना। अगर आप लिखेंगे CURL कन्वर्टर तो आपके पास ये ऐसे आएगा गूगल में, आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, तो फिर आप एक्सेस करेंगे। इस तरह टाइम ज़ाया होता है। ये इधर से आप क्लिक करेंगे, फिर इधर आएंगे।
लेकिन मैंने बुक मार्क किए हैं, मुझे सिर्फ इतना करना पड़ता है, मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड का और इस पे इंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इधर खुल जाता है। कंट्रोल से हर चीज़ जिस पे आप क्लिक करते हैं वो न्यू टैब पे ही ओपन होती है। लाइक इधर मैं अगर कंट्रोल प्रेस करके ये इस पे दबाऊँ तो ये भी एक न्यू पेज पे ही ओपन होगी। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके दबाएंगे तो ये एक न्यू ब्राउज़र पे ओपन हो जाती है। ठीक है, ये कुछ शार्ट कीज़ हैं आपने याद रखनी होती है। ये जैसे कि मैंने एक विंडो खोली हुई है, मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी विंडो खोली हुई हैं तो कंट्रोल W शॉर्टकट की है जी इन टैब्स को क्लोज़ करने की, और न्यू टैब बनाने की कंट्रोल T है। तो ये शार्ट की और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो इनसे हमारी स्पीड अप हो जाती है। तो ये बुक मार्क आपने लाजमी कर लेनी है, जैसा कि मैंने फ़र्स्ट किया हुआ है। मैं खोल के दिखा देता हूँ सारे आपको, जो कि मुझे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये यूट्यूब है, इसका तो आपको पता ही है। तो ये सारे मैंने ओपन कर लिए हैं। ये है जी गूगल बार्ड, ChatGPT, सीरियल नोवेल्टर और जेसन व्यूवर, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए रजेक्स एक साइट है। और वी ट्रांसफ़र ये क्विक फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए सेंड होती है अप टू 2 GB। ये आप इधर कोई भी फ़ाइल अपलोड करें 2 GB की या उससे कम, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वो किसी और बंदे को शेयर कर दें, वो उधर से डाउनलोड कर सकता है। इसकी वैलिडिटी होती है 7 डेज़। 7 डेज़ बाद ये एक्सपायर हो जाती है, ये फ्री है। और उसके बाद ये एक पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर है, आप इधर कुछ भी लिख के कोई भी प्रोग्राम लिख के रन करेंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये क्विक कोई भी चीज़ चेक करनी है ना क्विकली, तो आप इधर टेस्ट कर सकते हैं उसे। तो ये एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि ये जो कंपाइलर है ना ये ऑनलाइन है, ये सिर्फ बिल्ड इन फंक्शन सपोर्ट करता है। जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है वो पाइथन से आउटसाइड है, तो जो बिल्ड इन फंक्शन है ना ये सिर्फ वही सपोर्ट करता है। अब ये चीज़ें क्या हैं ये हम जब आगे यूज़ करेंगे तो ये 2 कैप्चा है, ये कैप्चा सॉल्व करने के यूज़ की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ जो चीज़ यूज़ करनी है उसको बुक मार्क कर लेना है। बुक मार्क करने का तरीका क्या है, ये आपको स्टार इधर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है जी इसका नेम क्या रखना है और जो बुक मार्क फोल्डर है ना वो क्या रखना है। बुक मार्क बार रखना है या आल बुक मार्क रखना है। बुक मार्क बार आपने करना है, बार करेंगे तभी ये इधर आएगा। अगर मैं इसका इतना बड़ा नेम रहने दूंगा और डन कर दूंगा तो ये बड़े से नेम के साथ इधर आएगा। ये देखें जैसा ये सुल्तान सलाहुद्दीन आया हुआ है। तो ये इनका नेम क्यों नहीं आ रहा? मैंने जब इनको बुक मार्क किया था, अगर मैं दोबारा करके दिखाऊं तो मैंने इधर इनका नेम नहीं डिलीट करके बुक मार्क किया तो सिर्फ इनका आइकन आ रहा है। मुझे आइकन से ही पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ है। ठीक है तो अब गेट की रिक्वेस्ट हो गई है, पोस्ट की रिक्वेस्ट पे चलती हूँ। इधर हम ढूंढते हैं अगर हमें कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट मिल जाए। ये भी गेट की रिक्वेस्ट है। तो इसमें तो गेट की रिक्वेस्ट ही है, पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं है। चलें पोस्ट की रिक्वेस्ट किसी और वीडियो में कर लेंगे, फ़िलहाल टाइम नहीं ज़ाया करते तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप खुद ही एक्सप्लोर कर लेना, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। जो पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है ना, अच्छा जी पैरम्स देख लें। अब अगर मैं कोई साइट खोलूँ,
हाँ जी, जब मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया ना तो ये रिक्वेस्ट हुई है। ठीक है, अब इसमें गौर करेंगे ना आप, तो आपको ये एक सवालिया निशान मिलेगा। जिस भी यूरल में ये क्वेश्चन मार्क आ जाए ना, तो उसके आगे जितनी वैल्यूज़ होती हैं ना वो सारे पैरम्स होते हैं। ठीक है, अब इनका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है कि एक पैरम आता है, उसके बाद इक्वल उसकी वैल्यू आती है, फिर एंड आता है इनमें, फिर नेक्स्ट पैरम शुरू हो जाता है, की और वैल्यू आती है, इक्वल आता है सेंटर में, फिर एंड आता है। यानी एंड सेपरेट कर रहा है पैरम को। ये ऐसे ही सीक्वेंस होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोटोकॉल होता है, ये डोमेन नेम है, और उसके बाद ये साइट पेज का रेफरेंस है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद ये पैरम्स शुरू होते हैं। इस तरह जिस यूरल में पैरम्स आएंगे उसको कैसे हम गेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये पूरा यूरल कॉपी करके गेट की रिक्वेस्ट कर दें, फिर भी ठीक है। और अगर अलग से पैरम्स देना चाहते हैं ना, तो उनको इस तरह की वैल्यू पेयर में बना देंगे, यानी जहाँ पे इक्वल आ रहा है वहाँ पे ये आ जाएगा कोटेशन, एक कॉलन आ जाएगा, और एंड की जगह ये कामा आ जाएगा। तो ये इस तरह बन जाएंगे, डिक्शनरी बना देनी है उनकी। और आप इस तरह पैरम्स दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट दे सकते हैं पूरा यूरल भी, फिर भी ठीक है, जैसा कि ऊपर दिया था पूरा यूरल। ओके, सो नेक्स्ट आप देखें पोस्ट की रिक्वेस्ट। आपने सिंपली सिर्फ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखना है। अब पोस्ट की रिक्वेस्ट में ये होता है कि हम रिक्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ यूरल के साथ कुछ डाटा भी भेजते हैं, कोई डिक्शनरी भेजते हैं। जैसा कि ये एक डिक्शनरी है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर मुझे कोई मिल जाए ना तो मैं आपको दिखाऊँ। हाँ जी, ये मिल गया। अब ये मेरी पोस्ट की रिक्वेस्ट है, ये फॉर्म रिक्वेस्ट पोस्ट की रिक्वेस्ट है बेसिकली। तो ये इसमें मैं एक तो यूरल भेज रहा हूँ, हेडर भेज रहा हूँ, और ये मैं एक डिक्शनरी भी भेज रहा हूँ। डिक्शनरी ये सारी वैल्यूज़ हैं। पोस्ट की रिक्वेस्ट में हम सर्वर को कोई साथ डाटा भी अटैच करते हैं, फिर वो हमें रिस्पॉन्स करता है। गेट की रिक्वेस्ट में सिर्फ यूरल ही चाहिए होता है। तो इसमें ये हम एग्जांपल के तौर पे पोस्ट की रिक्वेस्ट में ये भेज रहे हैं। तो ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने अब स्क्रैपी पे हम शिफ्ट करने लगे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वेब स्क्रैपिंग में। ये एक फ्रेमवर्क है, तो इस पे काम कैसे करना है। पहला स्पाइडर हम बनाएंगे स्क्रैपी का। सबसे पहले आपने अपनी किसी कंप्यूटर की सेफ जगह पे ना एक फ़ोल्डर बना लेना है। जैसा कि ये मैं आपकी ट्रेनिंग के लिए बनाया हुआ है फ़ोल्डर। तो इधर मैं अब एक ना फ़ोल्डर बना लेता हूँ, स्क्रैपी कॉन्सेप्ट्स के नाम से। आप कुछ और भी बना सकते हैं, स्क्रैपी पाइथन प्रोग्रामिंग या स्क्रैपी फ्रेमवर्क, स्क्रैपी प्रैक्टिस, जो आपको समझ आ जाए। ये फ़ोल्डर आपने बना लेना है कहीं भी पूरे कंप्यूटर में। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसको ओपन करना है इस तरह। राइट क्लिक करें, ओपन विद, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इधर नज़र नहीं आ रहा, शो मोर पे जाएं, ओपन विद पाइचार्म। ये जैसे आ रहा है ना ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, इसी तरह आपने इसको पाइचार्म में ओपन करना है डायरेक्ट इस फोल्डर को। इसको ओपन करके ये देखते हैं आता है। ये देखिए अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा ओपन विद पाइचार्म, तो मैं इसको एक और तरीके से ओपन कर सकता हूँ। मैं पाइचार्म पहले ही खोल लूँ, ये पाइचार्म ओपन कर लिया।
ये मेरा जो ये स्क्रैपी प्रोजेक्ट्स है ना, ये मेरा फ़ोल्डर है, जैसा कि अभी हम ओपन करने लगे हैं। ये मेरा वर्किंग का फ़ोल्डर है, तो इसको बंद करते हैं सारे को, और मैं आपको वो वाला फ़ोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ। आपने इधर से ना ओपन कर लेना है, न्यू प्रोजेक्ट, ये ओपन लिखा हुआ है। अब उस लोकेशन पे चले जाएं जहाँ पे आपने बनाया था। मैंने उसको बनाया था स्क्रैपिंग ट्रेनिंग में, और ये स्क्रैपी कॉन्सेप्ट, ये पीछे वाला मेरा वैसे ही है, इसको क्लोज कर देता हूँ। और ये देखें, आपके पास कुछ इस तरह ये ओपन हो जाएगा। इसको दफ़ा करें, ये आपके पास फोल्डर ओपन हो जाएगा, उसमें एक मेन फाइल हो जाएगी। अब आपने बनाना है स्क्रैपी का एनवायरनमेंट इस फोल्डर में। इधर आपने क्लिक करना है। ये आपके पास जो आपकी लैंग्वेज होगी ना, पाइथन 3.10 जो मैंने आपको इंस्टॉल करवाई थी, वो आपने इधर सेट कर लेनी है। तो ये आपने नया बना लेना है। चलें इधर से करें न्यू इंटरप्रेटर। ये आपने याद रखना है, ये आपका जो गिवन फोल्डर है ना स्क्रैपी कॉन्सेप्ट, ये ऐसे ही होना चाहिए, और एंड पे ये मेन्यू ये फ़ोल्डर होना चाहिए। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का फ़ोल्डर है। ये अब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने लगे हैं। अब ये लिखा हुआ है इनहेरिट ग्लोबल साइट पैकेज। इसका मतलब ये है कि जो हमने अपने सिस्टम में पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं ना, वो इनहेरिट कर लिए ऑटोमेटिक। मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था, आपने कोई भी पैकेज पाइथन इसके पाइजाम के अंदर नहीं करना, आपने सिस्टम में करना है, वो ग्लोबली एक्सेसिबल होगा। तो इसको मार्क कर दें और इस पर क्लिक कर दें। ये आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट बनना शुरू हो गया है। क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट, याद रखें पाइथन 3.10 के साथ बनाना है। अगर अपर वर्जन में जाएंगे उसमें इशू आएंगे, ठीक है, ये ठीक है, स्टेबल है। अभी अपर में थोड़े इशू आते हैं, नहीं तो सबके पास वो होना चाहिए। जब हम कोड शेयर करते हैं ना, तो वो किसी और वर्जन में बना हो ना, तो वो फिर मसले करता है। तो इसलिए हम सब 3.10 ही चलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब एक दूसरे को कोड शेयर करते हैं तो उसमें मसला नहीं आता। ये आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट बन रहा है। आपके इस फोल्डर में एक फ़ोल्डर बन जाएगा वर्चुअल इन्वायरमेंट का, VENV, ठीक है। जब ये बन जाए, ये कंप्लीट हो जाए इंडेक्सिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया है। मैं आपने अपने फ़ोल्डर में जाके चेक कर लेना है, उसके अंदर ये फ़ोल्डर आ गया होगा। ये एक .IDA का आएगा और एक ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का आएगा। इसको आप मेल को डिलीट कर सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब इसमें आपके जो लिब है ना, इसमें साइड पैकेज यानी जितने आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम में इंस्टॉल होंगे ना, वो सारे ये खुद ही गेट कर लेगा, जितने भी आपने आज तक इंस्टॉल किए हैं पैकेजेस। तो ये देखें पिप पैकेज रिसोर्सेज, तो ये खुद ही गेट कर लेते हैं। इसको आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली वैसे मैं समझा रहा था। अब ये कंप्लीट होता है तो फिर हम आगे चलते हैं कि हम किस तरह एक पहला स्क्रैपी में अपना स्पाइडर बना सकते हैं। तो उतने में हम डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं स्क्रैपी की। स्क्रैपी क्या है? स्क्रैपी एक ओपन सोर्स, यानी कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, फ्री ऑफ कास्ट फ्रेमवर्क है, वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये स्क्रैपी की डॉक्यूमेंटेशन है 2.11। ये उनकी अपनी साइट है डॉक्यूमेंट्स scrappy.org। तो अब ये सारी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, इसमें जो जो काम हम कर सकते हैं ना, वो सारा इधर उन्होंने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है।
तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप स्क्रैपी यूज़ करना चाहते हैं, तो ये इसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। आपने कमांड प्रोम्प्ट ओपन करके तो पिप इंस्टॉल स्क्रैपी ये इधर लिख के ओके कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, स्क्रैपी इंस्टॉल हो गई। बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, ये एक स्पाइडर है पहला, कुछ इस तरह से स्पाइडर नज़र आता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको खुद बना के दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं न्यू हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकती हैं। ठीक है, इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। अगर हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास देखें आप, पाइथन 3.10 स्क्रैपी कॉन्सेप्ट, ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट इधर यूज़ हो रहा है इसमें। तो यही हमने इधर बनाना था। ये मेरे पास बाकी भी हैं, लेकिन ये मेरे और प्रोजेक्ट्स के हैं। ठीक है, इनको आप नज़रअंदाज करें। तो जो हमारा इसका है वो ये है स्क्रैपी कॉन्सेप्ट, ये वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट है। तो यही हमने इधर यूज़ करना है। तो सबसे पहले नया स्पाइडर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इधर आएंगे टर्मिनल में, पाइचाम के टर्मिनल में। तो ये आप इधर आ जाएं स्क्रैपी ट्यूटोरियल में। तो ये एक क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, ये हम यानी एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं स्क्रैपी को यूज़ करते हुए, ये उसकी कमांड्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपने जो कमांड रन करनी होती है वो लिखना होता है स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, इधर आप लिखेंगे स्क्रैपी लिख के स्टार्ट प्रोजेक्ट, और आगे हमने प्रोजेक्ट का नेम लिखना होता है। प्रोजेक्ट का नेम हम किस तरह लिखते हैं, आपने यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है हर दफ़ा कि जो साइट हम स्क्रैप करने लगे हैं ना, यानी जिस साइट का हम प्रोग्राम बनाने लगे हैं उसका नाम लिखना है। ये बुक्स टू स्क्रैप है ना, तो अगर डॉट आ रहा है उसमें तो डॉट को हम रिप्लेस कर देंगे अंडरस्कोर से। अगर ये बुक्स डॉट कॉम होता तो सिर्फ बुक्स लिखना था बस। तो अब ये बुक्स टू स्क्रैप लिखा हुआ है ना, इसको डॉट को हम अंडरस्कोर से स्क्रैप कर रिप्लेस कर देंगे। ये आ गया डॉट, ये अंडरस्कोर, और इसके आगे आपने स्क्रैपर लिखना है, अंडरस्कोर स्क्रैपर। नेमिंग कन्वेंशन हर दफ़ा यही होगी, यानी साइट का नाम और अंडरस्कोर स्क्रैपर, इतना लिखने के बाद इंटर करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये कमांड आपने दोबारा रन करनी है। ये क्यों करनी है जी, CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। आप इंटर करेंगे तो आपके पास इधर एक फ़ोल्डर बन जाएगा बुक्स टू स्क्रैपर, उसी नाम का। अब इसके अंदर इसी नाम का एक फ़ोल्डर ये है, तो हमने इसके अंदर जाना है और इसके अंदर जाके अब स्पाइडर बनाना है। तो इसलिए हम अभी इसके अंदर हैं, तो CD करके हमने इसके अंदर आना है। तो इसको रन करेंगे तो आप देखें, ये आप देख सकते हैं स्क्रैपी कॉन्सेप्ट से आगे हम बुक्स टू स्क्रैप इस फोल्डर में चले गए हैं, इसके अंदर आ गए हैं इधर। अब इस लोकेशन पे हैं हम, इधर जिधर ये CFG फाइल पड़ी हुई है ना,
इस लोकेशन पे अब हम हैं, इसके अंदर आ गए हैं। इधर हम अब एक स्पाइडर जनरेट करेंगे। उसका तरीकाकार ये है, स्क्रैपी आपने लिखना है जेन स्पाइडर, और इसके आगे आता है स्पाइडर का नाम। स्पाइडर का नाम वही रखना है जो आपने साइट का नेम है, लेकिन स्क्रैपर की जगह आपने लिख देना है स्पाइडर। और इसके आगे फोर्थ पैरामीटर होता है कि साइट का यूआरएल। साइट का यूआरएल नहीं देना चाहते तो आप कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जांपल एक्स लिख दें, इट्स ओके, बाद में ये चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इतना काम करेंगे, आपके पास इस फोल्डर के अंदर ये स्पाइडर्स और ये चीज़ें आ जाएंगी। ये स्पाइडर्स में एक उसी नाम का स्पाइडर आ जाएगा और उसमें ये चीज़ें लिखी होंगी, बुक्स टू स्क्रैप स्पाइडर, स्पाइडर नेम, अलाउड मीन्स, स्टार्ट यूआरएल और पास। यही आएगा हर दफ़ा। अब ये चीज़ें क्या क्या हैं, हम इनको एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके। अच्छा जी, हम एक से ज़्यादा स्पाइडर भी इधर बना सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, आप इधर फिर यही लिखें, स्क्रैपी जेन स्पाइडर, स्पाइडर 2 लिख दूंगा मैं इधर, और इधर वाई लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखें ये मेरे पास दूसरा भी आ गया है, इसमें ये स्टार यूआरएल अलाउड मेन्स वाई लिखा हुआ है। तो इस तरह एक से ज़्यादा स्पाइडर भी हम बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही बनाते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ये सिर्फ आपको तरीका बताने के लिए ये किया। तो जितनी भी कोडिंग है वो हम स्पाइडर के अंदर ही करते हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो इनिट क्या है, इसको आप छोड़ दें, ये कंस्ट्रक्टर होते हैं, ये इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद ये आइटम्स, इधर हम अपनी आइटम्स की बना सकते हैं डिक्शनरी, लेकिन हम उसके अंदर ही कर लेते हैं, ये काम भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये मिडल वेयर है, कभी कभी हमें मिडल वेयर लगाना पड़ जाता है किसी मकसद के लिए, तो इसमें मिडल वेयर लगा लेते हैं। ये पाइपलाइन है, कभी पाइपलाइन यूज़ करनी पड़ जाती है तो पाइपलाइन यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये आ जाता है सेटिंग्स, ये इस पूरे स्क्रैपर की सेटिंग है। सेटिंग को मैं आस्ता आस्ता एक्सप्लोर कर देता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए। तो ये जो हमारे स्क्रैपर है उसका नाम ये था जो हमने रखा था, ठीक है। और उसके बाद ये रिपोर्ट टेक्स्ट अवे इज इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ साइट्स अलाउ नहीं करती कि उनकी वेबसाइट स्क्रैप की जाए। तो अगर ये ट्रू हो तो हमारी रिक्वेस्ट उन पर नहीं जाती, ठीक है। तो हमने इसको ऑलवेज फॉल्स रखना होता है। और ये कंकरेंट रिक्वेस्ट क्या है, इसका मतलब होता है कि एक वक्त में कितनी रिक्वेस्टें भेजे। ये बाय डिफ़ॉल्ट 16 होती हैं, ये देखें डिफ़ॉल्ट 16। ये डाउनलोड डिले है, इसका क्या काम है कि एक रिक्वेस्ट करने के बाद कितने सेकंड वेट करे, ब्रेक ले। और उसके बाद ये नीचे चीज़ें हैं जितनी, ये आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट स्क्रैपर्स में। सो ऊपर आपको दिख रहा होगा लोड मेन्स, इसको आपने सिंपली कंट्रोल एक्स से डिलीट कर देना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आ जाता है स्टार्ट यूआरएल। मैंने आपको बोला था कि आपने रिपोर्ट टेक्स्ट अबे इसको फॉल्स रख देना है, इसको आपने फॉल्स कर देना है, फॉल्स।
इधर हम यूआरएल में अपना यूआरएल देंगे जो साइट हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं। लाइक इसका होम पेज दे देते हैं। ये होम पेज है, ये साइट हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इधर दे देंगे इसमें। ये लिस्ट है, उसमें एक ही एलिमेंट है स्ट्रिंग की फॉर्म में, ये यूआरएल पड़ा हुआ है। तो अब इधर प्रिंट करते हैं जी, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट जो हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल से किया था। अब इसको मैंने चलाना है, तो चलाने का तरीकाकार क्या है, इधर मैं लिखूँगा स्क्रैपी क्रॉल और आगे इसका नेम लिखना है। नेम हमने इसका ये रखा था स्पाइडर का। इंटर करेंगे, आपके पास सबसे पहले एक लिखा आएगा स्पाइडर ओपन और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट हो गई ये इस यूआरएल पे और आपके पास रिस्पॉन्स जो आया वो 200 है। इसका मतलब है सक्सेसफुल हो गई है रिक्वेस्ट। और जो हमने नीचे रिस्पॉन्स प्रिंट करवाया था वो देखें, ये सारा प्रिंट हुआ हुआ है नीचे वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करें कि ये सारे का सारा ना वाइट है, वाइट कलर में आ रहा है, तो कोई समझ नहीं आती कौन सी चीज़ क्या है। अब हम ना इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में चलाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में चलाने का क्या फ़र्क है। लाइक इधर से मैं इसको ना ऐसे ऐसे करके इसको नहीं चला सकता, ये देखें ये चला ही नहीं, ये ऐसे नहीं चलता, इसका प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ता है क्योंकि ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये पूरा फोल्डर के जितना भी इसमें है ये सारा एक ही है, एक ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसको पूरे को चलना है। तो हम इसका नेम कॉपी कर लेंगे सबसे पहले और इसमें आएंगे इधर एडिट कॉन्फ़िगरेशन में और इसके बाद इधर कर लें ऐड न्यू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से कर लें या फिर आप यहाँ से कर लें। तो इधर आपने पाइथन सेलेक्ट कर लेनी है। पाइथन सेलेक्ट करने के बाद इसका नेम रखना है, इसका नेम अपने स्पाइडर का नेम ही रख दें और इसके बाद आपने इधर स्क्रिप्ट की जगह ये मॉड्यूल कर देना है। मॉड्यूल करने के बाद इधर लिखना है स्क्रैपी डॉट cmd लाइन और इधर लिखना है क्रॉल आगे स्पाइडर का नेम, इतना लिख के और इधर आपने वर्किंग डायरेक्टरी यानी इस फोल्डर की लोकेशन सेलेक्ट कर देनी है। ये हम कर रहे हैं जी स्क्रैपी कॉन्सेप्ट में, हमारे फोल्डर का नाम ये है बुक्स टू स्क्रैप। ओके करके अब रन करें इसको, अब चल जाएगा। ये देखें वही चीज़ आ रही है हमारे पास, स्पाइडर ओपन। अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें जो ऐसे नॉर्मल चीज़ें हैं ना वो रेड कलर में आएंगी, आपके जितने यूआरएल होंगे वो आएंगे ब्लू कलर में और जो चीज़ आप प्रिंट करवाएंगे वो वाइट कलर में आएगी। तो इससे रीड एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बजाय इसके कि इधर आप देखें हर चीज़ वाइट ही है, तो कोई चीज़ बंदा ढूंढने लग जाए वो मिलती ही नहीं है। तो इसलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं, तो इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम इसको चलाना है ना तो सिंपली इधर क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगा हर दफ़ा, दोबारा बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक दफ़ा ही सेट करना होता है और उसके बाद इधर से भी चल जाता है। स्टॉप करना है इधर से भी हो जाता है और स्टॉप करना है तो इधर से भी हो जाता है। अब हो क्या रहा है इस पर गौर करें। अब ये हमारे पास एक क्लास है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझाया था क्लास क्या होती है, और जो नीचे जो डेफ पार्स लिखा हुआ है ना ये इसका फंक्शन है। ये क्लास है तो फंक्शन में सेल्फ आएगा और ये एक आर्ग्यूमेंट है यानी पैरामीटर है। तो इसमें जब हम चलाते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट इस नेम से तो ये क्लास चल जाती है
और ये ऑटोमेटिक जो हम स्टार्ट यूरल्स ये लिस्ट है ना, इसमें जो यूरल देते हैं ना उस पर रिक्वेस्ट भेज देती है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये रिस्पॉन्स आता है ना, जो HTML हमारे पास आती है वो इस रिस्पॉन्स में रख देती है। और इसके साथ आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसको प्रिंट करवाया, वो प्रिंट हो गया। लेकिन हमारे केस में हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने हेडर्स यूज़ करने होते हैं, तो हम थोड़ी डिफरेंट तकनीक इस्तेमाल करते हैं। इसको कर दें जी स्टार्ट यूरल, और इधर एक फंक्शन है डेफ स्टार्ट रिक्वेस्ट का, ये लिख लिया, इतना ही चीज़ हम वही करने लगे हैं। इधर हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यील्ड। यील्ड स्क्रैपी डॉट रिक्वेस्ट, और उसके बाद ये पैरामीटर लेती है। कौन कौन से, एक यूआरएल लेती है। यूआरएल हमारे पास है ये वाला, तो ये क्लास के बाहर है, क्लास के अंदर है, यानी फंक्शन से बाहर है, तो ये सेल्फ के साथ एक्सेसिबल है। तो इसको सेल्फ डॉट इसका नेम लिखना पड़ेगा, ये आ गया। और उसके बाद हमने देने थे इसको हेडर, तो हेडर हम उठा के ले आते हैं जी। इधर के पेज रीलोड किया, इस पे दिया कॉपी थी यूरल बैश, इसमें आए, इधर पेस्ट किया, तो ये हमारे पास हेडर है। ये कॉपी किए, इधर रख के, तो ये एक डिक्शनरी है, ये हेडर्स आ गई। इधर एक ये कीवर्ड लेता है हेडर्स इक्वल टू सेल्फ डॉट हेडर्स, ये हमने दे दिए। ठीक है जी। अब देखने काम फिर भी वही होगा। अब हमने यूरल भी दिया और साथ हेडर भी दिए, तो ये 304 आ गया जी। मैंने आपको स्टेटस कोड समझाए थे, अब 304 है। इग्नोरिंग रिस्पॉन्स वो कह रहा है कि HTTP स्टेटस कोड नॉट हैंडल एंड नॉट अलाउड। इसको देखते हैं जी क्या तकलीफ हो गई है। तो ये चला गया अब, लेकिन हेडर्स देते हैं तो फिर वो कह रहा है कि नहीं, मैंने नहीं रिक्वेस्ट भेजी। लेकिन आपने हर साइट के लिए हेडर्स देने ही देने हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना, ये यूज़र एजेंट होता है। तो ये देखें रिक्वेस्ट चली गई है हेडर्स के साथ भी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया ना वो कैसा नज़र आता है। तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है स्क्रैपी में, ओपन इन ब्राउज़र। ये नज़र आ रहा है आपको? और इसमें आपने लिखना है रिस्पॉन्स। अब ये रेड कलर में नज़र आएगा, आपने इस पर ऐसे हावर करना है तो आपको ये इंपोर्ट का बटन दे देगा। या इस राइट साइड पे ना एक बल्ब आएगा, ये इस पर क्लिक करें और इंपोर्ट दिस नेम, और उसके बाद याद से करना है ये पहले वाला नहीं, दूसरे वाला स्क्रैपी डॉट यूटिलिटीज़ रिस्पॉन्स डॉट ओपन इन ब्राउज़र, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा।
ये देखें अब उसने ओपन इन ब्राउज़र कर दी है, तो हमारे पास कहता है कि रिटर्न में ये पेज आया है। अब इसमें देखें ये यूरल कहीं भी नहीं है, ये जो फाइल है वो ये मेरी सी ड्राइव में लोकल टेम्परेरी फोल्डर में जाके पड़ी है, ये मेरी स्क्रैपी ने रखी है, ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन हो गई है। जो ऑनलाइन थी उसका यूरल ये है, ठीक है, तो ये लोकल है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपके रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। अब क्या करते हैं जी, तो इतनी बात तो आपको क्लियरली समझ आ गई। अब ये जो स्टार्ट रिक्वेस्ट है ना, इस पर हमने यील्ड किया है ना, रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन हमने इसको तो बताया ही नहीं कि तुमने ये रिक्वेस्ट भेजने के बाद इस फंक्शन पे जाना है, या हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। बेसिकली जो पार्स नाम का फंक्शन है ना, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे ना तो उसका रिस्पॉन्स इसमें चला जाएगा, और अदरवाइज़ हम इसमें ना कॉल बैक देते हैं, एक कॉल बैक ऐसे लिख के सेल्फ फंक्शन नेम, तो ये देखें 1 यूज़ आ गया। अब ये इधर आएगा, पहले भी इधर आता, बाय डिफ़ॉल्ट भी इस पर आता है, और हम ऐसे कॉल बैक लिखते हैं जिस फंक्शन पे हमने रिस्पॉन्स भेजना हो। तो अब इसका रिस्पॉन्स आएगा इस तरह। अब चलते हैं जी, इसको स्क्रैप करते हैं इस साइड को। फॉर एग्जांपल हमने ये जो बुक्स आ रही हैं ना, ये सारी ये निकालनी है, और हर बुक पे जो बुक है ना, लाइक ये मैं आपको एक पूरा प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। ये बुक है, इसमें देखें ये मेन कैटेगरी है, होम पेज, बुक्स और पोइट्री, और ये इसका नाम है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पता है क्या है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे कैटेगरी चाहिए ये वाली, और उसके बाद बुक का नेम चाहिए ये वाला, प्राइस चाहिए, स्टॉक चाहिए, और उसके बाद रेटिंग चाहिए, रेटिंग के बाद मुझे बुक की इमेज भी चाहिए, ठीक है। इमेज के बाद मुझे ये इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए सारी, ये डिस्क्रिप्शन चाहिए, और ये जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है ना, मुझे ये भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने उसको निकाल के देनी है कोड के ज़रिए, एक्सेल फॉर्मेट उसे चाहिए। तो अब हम निकालते हैं जी, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक्सपाथ बनाएंगे एक इन सारी प्रोडक्ट्स का। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि इस पेज को ना हम कहते हैं लिस्टिंग पेज, जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रही हो ना, लिस्टिंग पेज कहते हैं ऑलवेज। और जो मैंने अभी खोला था, फॉर एग्जांपल ये मैंने खोला है, तो इस पेज को हम कहते हैं डिटेल पेज, क्योंकि इस पर प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ वो डिटेल उनकी सारी आती है, तो ये डिटेल पेज होता है। और ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास है लिस्टिंग पेज। तो अब लिस्टिंग पेज पे हम सिलेक्टर बनाते हैं इन सब का, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और एलिमेंट्स में जाएंगे, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखता हूँ कहाँ पे आ रही है। तो ये मुझे इसके लिंक पे आ गया। मैं इसको अगर बंद करूँ ना, तो मैं देख सकता हूँ कि ये मेरे पास एक OL यानी ऑर्डर्ड डिक्शनरी लिस्ट है, और उसमें ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं देखूँ कंट्रोल F करके कि इसमें OL कितने हैं, तो ये एक ही OL है, और इसकी @ क्लास क्या है वो भी मेंशन कर देते हैं। रो इसकी क्लास है, और इसके अंदर आगे आ रहे हैं हमारे पास li के अंदर आ रहा है हमारे पास इमेज का URL। अगर इसको मैं क्लिक करूँ, ये इमेज हो गई। ये इमेज नहीं है, ये बेसिकली प्रोडक्ट का डिटेल URL ही है।
तो ये दो तो जगह आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, यानी एक इमेज के नीचे आ रहा है और एक ये H3 के अंदर आ रहा है। तो हम H3 वाला उठा लेते हैं। तो अब हम LI तक आ गए हैं। LI के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर H3 है और उसके आगे A। ये देखें 20 प्रोडक्ट हैं, 20 के 20 हमारे पास जो लिंक आ गए हैं। तो इसके बाद लिंक हमने एट्रीब्यूट उठाना है हाइपर रेफरेंस। तो मैं हाइपर रेफरेंस लिखूँगा तो ये मेरे पास इसका सिलेक्टर बन गया सारे का। इस सिलेक्टर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली मैं इधर जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में और इस रिस्पॉन्स में मैं उसको टारगेट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यूरल्स इसका नाम रख लेता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट एक्सपाथ, और इधर मैं वो अपना एक्सपाथ दे देता हूँ। तो ये एक से ज़्यादा है ना, 20 है ना, तो मैं गेट ऑल कर लूँगा। तो ये मेरे पास 20 के 20 आ जाएंगे। और जो गेट ऑल फंक्शन है ना, वो हमें बदले में क्या देता है, एक लिस्ट देता है। तो अगर मैं यूरल्स हैं इनको प्रिंट करवाऊँ ना, तो आप देखना कि ये एक लिस्ट होगी। अब ये देखें, ये एक लिस्ट है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूरल है। ये पूरे के पूरे 20 यूरल मेरे पास आ गए हैं जब मैंने गेट ऑल यूज़ करना है। आपने लिखना है रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें HTML आ रही है, और उसके आगे एक्सपाथ। अगर CSS सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो CSS, अगर एक्सपाथ यूज़ कर रहे हैं तो एक्सपाथ। अब मैं इसको CSS सेलेक्टर बना देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इधर से ये क्लास है तो डॉट लिख देंगे, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। अब ये एट्रीब्यूट है तो ATTR लिखेंगे एट्रीब्यूट और href। ये CSS सेलेक्टर बन गया जी। सेम चीज़ वो हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए, अब इनको हमने गेट कर लिया। अब हमारा काम क्या है कि बारी बारी इन पे जाएं। हमारा जो प्रोग्राम है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, इसको भी ओपन करें, फिर इसको करें, फिर इसको करें, और इनसे ये सारा डाटा निकालता शुरू करे और ऐसे निकालता है। तो ये चीज़ हमने करनी है कोड के ज़रिए। तो अब ये हमने 20 के 20 गेट तो कर लिए हैं, लेकिन अब इन पे फिर रिक्वेस्ट करके हमारे पास डिटेल पेज आना चाहिए। तो हम एक नीचे फंक्शन बना लेते हैं जी डिटेल पेज के नाम का, पार्स डिटेल फॉर एग्जांपल। तो इसमें भी एक रिस्पॉन्स का कीवर्ड रखेंगे जिसमें रिस्पॉन्स आएगा, और ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ वेरिफिकेशन के लिए। अब रिक्वेस्ट करने का तरीका वही है यील्ड के साथ, लेकिन ये ज़्यादा है तो हमें लूप लगाना पड़ेगा। मैंने जैसे लूप लगा लिया फॉर URL इन URLs, तो ये मुझे ऑटो सजेस्ट कर ही जा रहा है कि ये कर लो, ये कर लो। वो क्यों, मैं वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसने मेरी सभी मूव्स जो गेट कर ली हैं पाईचाम ने, कि अब इसको क्या लिखना है, अब इसको क्या लिखना है। तो इसको पता चल जाता है कि मैं ये लिखना चाहता हूँ, वो मुझे रेफ़र कर देता है कि तुम ये करना चाहती हो ना, कर लो। तो जब आप भी इसको यूज़ करते रहेंगे तो आपके पास भी ऐसे सजेशन देने लग जाएगा। लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दी है कि हम अब इस फंक्शन पे जाना चाहते हैं, इस पे नहीं। उसने पार्स फिर वही लिख दिया। हम इसको चेंज कर देते हैं कि भाई हमने अब कॉल बैक करके ना जो डिटेल पेज का है ना HTML, उसको इधर लेके आने। अब इसमें 20 है तो ये लूप लग गया, ये बारी बारी चलते जाएंगे और रिक्वेस्ट होती जाएगी और इधर उनका रिस्पॉन्स आता जाएगा। तो मैं इसको चलाता हूँ, ये 20 के 20 अब ब्राउज़र में ओपन हो जाएंगे। आप स्पीड चेक करना है इसकी। ये मेरे पास कोई एरर आ रहा है। अब देखें मेरे पास आ रहा है एरर मिसिंग स्कीम। ये आपके पास भी आएगा, ये मैंने जानबूझ के रखा था। मिसिंग स्कीम इन दी URL कहता है कि आपका URL शुरू हो रहा है कैटालॉग से, लेकिन URL तो हमेशा HTTP पे शुरू होना चाहिए ना।
इधर भी आप चेक करेंगे तो आपका यूआरएल कैटलॉग से शुरू हो रहा है, लेकिन इधर दबाता हूँ तो चल जाता है, उधर नहीं चल रहा। ये देखिए HTTP साथ लिखा हुआ। तो जब हमारा यूआरएल HTTP से नहीं स्टार्ट हो रहा तो हमने क्या करना है, हमने यील्ड स्क्रैपी डॉट रिक्वेस्ट की जगह रिस्पॉन्स डॉट फॉलो लिखना है। रिस्पॉन्स डॉट फॉलो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो डोमेन नेम है ना, ये शुरू में नहीं आ रहा, तो ये खुद ही लगा लेता है। स्क्रैपी खुद ही अब रिस्पॉन्स डॉट फॉलो करके इनके पीछे ये चीज़ लगा के रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब ये देखें उसने ये वो 20 के 20 रिक्वेस्टें करके वो मेरे पास ब्राउज़र में ओपन कर दी हैं। तो मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। अब ये सारी बुक्स जो होती ना 20 की 20 ओपन कर दी, ठीक है। ये एक सेकंड में उसने कर दी है। ये देखें सब के पीछे ये कैटलॉग से शुरू हो रहा था ना, इधर ये नहीं था, ये उसने खुद लगाया है। तो आपने हमेशा रिस्पॉन्स डॉट फॉलो ही लिखना है। सिर्फ स्टार्ट रिक्वेस्ट में स्क्रैपी डॉट रिक्वेस्ट लिख लें, आगे रिस्पॉन्स डॉट फॉलो से ही काम चलाएँ, तो ये जिसके पीछे नहीं होगा उसके पीछे खुद ही लगा लेता है। अब अजान होने शुरू हो गई है तो ब्रेक लेते हैं 5 मिनट। हाँ जी, अब हम डिटेल पेज पे आ गए हैं।
लेकिन आप एक चीज़ गौर करें कि इसमें ना पेजिनेशन भी है। ये हमारी लिस्टिंग पेज है ना, इसमें अब ये तो सिर्फ 20 ही ओपन कर रहा है, लेकिन इसके पेज तो 50 हैं। तो हमें नेक्स्ट पेज पे भी जाना है ना, तो इसका भी सिलेक्टर बनाते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज नज़र आ रहा है आपको, इसकी क्लास ये नेक्स्ट है और ये एक li है। मैं CSS सेलेक्टर बना लेता हूँ li डॉट नेक्स्ट, और इसके अंदर है जी एक एंकर और इसका एट्रीब्यूट हम href गेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेलेक्टर बन गया है, इसको इधर लगा देते हैं। इसका नेम रख लेते हैं जी नेक्स्ट पेज रिस्पॉन्स डॉट CSS और डॉट गेट। अब आपने एक चीज़ गौर करनी है कि मैंने ऊपर गेट आल लिखा है, लेकिन मैंने नीचे गेट लिख दिया है। क्यों? जब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा ना, ये देखें इधर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हमने गेट लिखना है। गेट का मतलब है गेट वन, बस। गेट आल का मतलब है सारे गेट कर लो और एक लिस्ट में बना के रख दो। गेट का मतलब है सिर्फ एक करना है और वो उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होगी। मैं अगर आपको चेक करवाऊँ तो इधर मैं प्रिंट टाइप ऑफ नेक्स्ट पेज और नीचे प्रिंट कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज। तो इसकी टाइप स्ट्रिंग है और ये एक जो इसमें आया है वो ये चीज़ लिखी हुई है। अब मैंने इसमें ये दो खाली चीज़ें क्यों लिखी हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम गेट फंक्शन पढ़ रहे थे कि गेट फंक्शन क्या करता है। अगर उसको चीज़ कोई मिलती है तो वो दे देता है, नहीं मिलती तो हम जो इसमें लिखेंगे हमें वो रिटर्न कर देगा। मैं इसको बोला है कि अगर तुम्हें ये यूआरएल मिल जाता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका ये नाम गलत कर दूँ ना, ये अब इसको नहीं मिलेगा और ये मुझे रिटर्न में अली दे देगा। मैंने इसको बोला कि अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे वो चीज़ दो, अगर नहीं मिलता तो मुझे अली दे दो। दे दिया उसने, लेकिन अब वो अली प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि अब सिलेक्टेड ठीक है, उसको वो यूआरएल मिल जाएगा, अली नहीं देगा, वो हमें वो सिलेक्टर ही निकाल के देगा लाइक दिस। तो मैंने इसको बोला कि अगर तुम्हें मिल जाता है तो ठीक है भाई, अगर तुम्हें नहीं मिलता तो एक खाली स्ट्रिंग ना इसमें रख दो, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा है हमें खाली स्ट्रिंग का, क्योंकि हम फिर कंडीशन लगा सकते हैं। आपने जब भी गेट यूज़ करना है तो उसमें ये चीज़ लाजमी देनी है और उसके बाद स्ट्रिप भी लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर कोई स्पेस है तो रिमूव हो जाए, लेकिन गेट आल में भूल कर भी नहीं दे देना ये ऐसे कुछ, ठीक है। वो ना इस पर स्ट्रिप करना है क्योंकि लिस्ट में स्ट्रिप नहीं होता, ये लिस्ट है, ये स्ट्रिंग है। अब हम चेक कर लेंगे इफ़ कंडीशन से। इफ़ अगर नेक्स्ट पेज, इसका मतलब है कि अगर तो उसमें खाली चीज़ आई है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर उसमें यूआरएल आया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ़ यूआरएल, अगर उसमें यूआरएल आ गया है तो फिर क्या करो जी, तो फिर नेक्स्ट पेज पे रिक्वेस्ट करेंगे तो वही लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ, कॉपी क्या करना है, यील्ड, वो खुद ही कह रहा है कि लिख लो भाई, यील्ड रिस्पॉन्स डॉट फॉलो। इस बार नेक्स्ट पेज आएगा, यूआरएल की जगह हेडर वही रखेंगे, कॉल बैक पार्स ही होगा क्योंकि हम अब नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं ना। अब मैं अगर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखिए तो मैं अभी भी लिस्टिंग पे हूँ लेकिन पेज नेक्स्ट आ गया है। तो इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम का लिस्टिंग ये इधर है ना, यहाँ ये शुरू हो रही है लिस्टिंग, जब नेक्स्ट पेज आना है ना तो उसको कॉल बैक करके भी इधर ही भेजना है क्योंकि लिस्टिंग इधर है, इधर नहीं भेज देना। ये तो डिटेल पेज है, इधर तो ये डिटेल पेज वाली रिक्वेस्ट आएगी। लिस्टिंग जहाँ तक लिस्टिंग शो हो रही है वो सारी इधर आएंगी, दैट्स इट। तो इसको मैं पास करके आपको चेक करवाता हूँ कि ये पूरे 50 पेज अब निकालेगा। ये देखें ना, पेज निकाल रहा है और रिक्वेस्टें करता जा रहा है। और जब 50 से आगे जाएगा तो ये हमारे पास खाली रिटर्न हो जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर रिक्वेस्ट नहीं करेगा। दैट्स इट।
50 के 50 निकल आए। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये पेजिनेशन का। तो अब ये हो क्या रहा है कि ये सारे के सारे इधर से पहला आया, उसको 20 रिक्वेस्टें इधर भेजेगा, फिर नेक्स्ट पेज लेगा, 20 उसके इधर भेजेगा, ये ऐसे चलता जाएगा। और पूरे जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो सारे डिटेल पेज पे आ जाएंगे। मैं अगर ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो ये ओपन इन ब्राउज़र हो जाएंगे वो हज़ारों के हिसाब से। कहती है तो चेक करवा देता हूँ, ये रुकेंगे नहीं जब तक ख़त्म नहीं होंगे। शायद 1000 प्रोडक्ट हैं तो ये मेरे पास 1000 होके ही अब रुकेगा। तो हम इसको रोक देते हैं, इसको छोटा करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका अगर सिस्टम थोड़ा स्लो है तो आपने उसके साथ ये हरकत नहीं करनी, उसकी बात से हो जानी है, वो बंद हो जाएगी। तो वो मैंने सारे बंद कर दिए। चलें जी, अब इसका काम तो ख़त्म हो गया, ये चीज़ हमने समझ ली है। अब हम निकालते हैं डाटा। अब इधर जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो हमारे पास आएगी डिटेल पेज, इतना तो हमें पता है। तो हम डिटेल पेज पे अब चलते हैं और उधर जाके बनाते हैं सिलेक्टर। सबसे पहले क्लाइंट को चाहिए थी कैटेगरी, तो ये कैटेगरी है, इसका सिलेक्टर बना देते हैं। तो ये हमारे पास आ रही है ब्रेड क्रम, नज़र आ रही है। ये जो ये होती है ना, ये सारी, इसको ब्रेड क्रम कहते हैं। और इस पे हमें चाहिए हर दफ़ा तीसरे नंबर वाला, ये वाला। तो ब्रेड क्रम में LI है और LI हमें चाहिए थर्ड नंबर वाला, तो हम करेंगे nth चाइल्ड 3 और उसमें आ रहा है एक A और उसका चाहिए टेक्स्ट। तो ये CSS सिलेक्टर मैंने बना लिया। अब मैं इधर क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ, एटम के नाम की डिक्शनरी बना ली मैंने। और डिक्शनरी में एक मैं की रखता हूँ कैटेगरी, क्योंकि ये कैटेगरी हम निकाल रहे हैं। और की वैल्यू रख देता हूँ जो अभी हमने सिलेक्टर बनाया, जो उससे निकलेगी। ये डॉट गेट करूँगा और अगर नहीं मिलता तो खाली स्ट्रिंग रख दो और इसको स्ट्रिप भी कर दो, ये चीज़ होगी। अब मैं हर दफ़ा ये नहीं लिखूँगा, मैं इसको ही डुप्लीकेट बना के ना सारी वैल्यूज़ चेंज कर दूँगा। जैसा कि मैंने 8-10 वैल्यूज़ निकालनी है तो मैं इसको थोड़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इधर जो जो चीज़ निकालनी है मैं इधर निकाल के पुट करता जाता हूँ। कैटेगरी नेम तो निकाल लिया है, इसका बनाता हूँ नेम का, बुक के नेम का, बुक का नेम हमारे पास ये आ रहा है और H1 में आ रहा है मेरे ख्याल से। प्रोडक्ट मेन जो ये क्लास है एक, Ctrl+C/F div डॉट प्रोडक्ट मेन और उसके अंदर एक H1 आ रहा है। H1 का हमारे पास टेक्स्ट चाहिए, तो ये हो गया। तो ये इधर हम रिप्लेस कर देंगे, तो इधर हम इसका नाम रख देंगे बुक नेम फॉर एग्जांपल। ये बुक नेम है, ये हो गया जी। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। प्राइस पे जाते हैं, इसका सिलेक्टर बना लेते हैं। तो ये सेम उसी में है, लेकिन हमने सिर्फ इधर P लिखना है और P लिख के इसकी क्लास देनी है प्राइस कलर। हो सकता है इसका कलर चेंज हो, तो हम प्राइस कलर नहीं देते, सिर्फ प्राइस दे लेते हैं, क्योंकि कलर वो भी आपको बता देता हूँ कैसे देते हैं। क्लास लिखनी है ना, ये लगाएंगे तो क्लास इज इक्वल टू प्राइस कलर, ऐसे करते हैं। और एक्सपाथ में हम कंटेन्स @क्लास प्राइस ऐसे कर देंगे। लेकिन CSS सिलेक्टर में कंटेन्स कैसे लगता है, आपने सिंपली ये देखिए, मैं अगर इधर ये कलर ख़त्म कर दूँ ये,
तो ये कुछ भी नहीं मेरे पास आ रहा। CSS सेलेक्टर में कंटेन्स लगाना है तो आपने स्टैटिक लगा देना है, तो ये कंटेन्स हो जाता है इसमें, इसका मतलब है कंटेन्स प्राइस। तो इधर ये इसका टेक्स्ट उठा लिया, इसका नाम रख देंगे जी प्राइस। ये बुक रहने देते हैं, वैसे भी पता है हमें बुक्स निकाल रही हैं। ये इधर प्राइस आ गई, थोड़ा नीचे करते हैं इसको कोई नज़र भी आए। और उसके बाद हमें स्टॉक निकालना है, तो ये स्टॉक अवेलेबिलिटी ये इसकी क्लास है, ये भी एक पी टैग है, तो इसकी इधर दे देते हैं जी दोनों क्लासें। इन स्टॉक रहने देते हैं क्योंकि आउट स्टॉक भी हो सकता है इधर, तो ये चीज़ें हमने माइंड में रखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आउट स्टॉक है तो फिर ये तो सेलेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इन स्टॉक ख़त्म कर दिया। अवेलेबिलिटी कॉमन चीज़ मुझे नज़र आ रही है तो मैंने सिर्फ वो रखी है। तो इसके अंदर आप देखें कि टेक्स्ट है, पी के अंदर टेक्स्ट है ये वाला। इधर देखते हैं जी स्टॉक कितना रह गया है, और इसके बाद क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, रेटिंग आ रही है। अच्छा जी, रेटिंग थोड़ी मज़ेदार है, इसमें देखें लिखा है स्टार्ट रेटिंग 1, यानी इसकी 1 है, कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं है। इसकी 2 है तो मेरे ख्याल में इसमें 3 आ जाएगा, इसमें फुल आ जाएगा। 5 स्टार रेटिंग आ रही है चेज़ में। अच्छा जी, इसकी रेटिंग देखते हैं जी इस बुक की। ये देखें लिखा है स्टार्ट रेटिंग 5, और इधर क्या लिखा होगा स्टार्ट रेटिंग 3, यानी इसमें कोई डिजिटल वैल्यू नहीं आ रही, तो यही चीज़ आ रही है। तो इसको कैप्चर कर लेते हैं जी स्टार्ट रेटिंग। ये कीवर्ड हम कहाँ से उठाएं, ये उठाएं, ये इसकी क्लास है जी स्टार्ट रेटिंग। ये भी एक पी टैग है और इसकी ये स्टार्ट रेटिंग आ गई। यही सिलेक्ट अगर हम चेक करें इसमें, हाँ जी ये ऐसे ही आया स्टार्ट रेटिंग। तो हमने इसकी ये क्लास ही गेट करनी है, तो क्लास एक एट्रीब्यूट है, तो ADDR लिखते हैं एट्रीब्यूट, और इसको हम लिखते हैं इधर क्लास। ये क्लास गेट हो गई, क्लास से हम ये वाला निकाल लेंगे, इसकी रेटिंग 1 2 3 इतनी भी हुई, तो इधर आगे लगा देते हैं जिसका, इधर मैं लिख देता हूँ रेटिंग। अब ये दोनों चीज़ें ख़त्म करते हैं और मज़ेदार चीज़ आपको दिखाता हूँ। इसको मैं रेटिंग को ना प्रिंट करके, तो हमारे पास आता क्या है, यार तो ये बहुत सारे हैं, तो मैं अभी नेक्स्ट पेज है ना वो कमेंट कर देता हूँ, और इनमें से भी 20 में से सिर्फ पहला चला लेता हूँ। पहला हमारे पास क्या है, वो जो बुक है पहली इधर गई प्रीवियस पेज पे, ये वाली आएगी ए लाइट इन दी। तो इसकी रेटिंग थोड़ी दूसरी तरह आ रही थी, ये देखिए इतना आ गया है। तो अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो इसमें ये चीज़ हम रिप्लेस कर देंगे खाली के साथ, ये नहीं हमें चाहिए। तो ये स्ट्रिप करने से पहले ना इधर लिखेंगे रिप्लेस, इस चीज़ को रिप्लेस कर दो किसी के साथ भी नहीं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। तो अब हमारे पास 1 2 3 ऐसे करके ये देखें 3 आ गया हमारे पास, लेकिन 3 को हमने कन्वर्ट करना है डिजिटल वैल्यू में। तो 1 से 5 तक हमें ये बनाना पड़ेगा एक सीक्वेंस। तो उस हिसाब से हम करेंगे। इधर एक फंक्शन बना लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गेट रेटिंग के नाम का,
ये बन गया। और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, रेटिंग इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल क्या क्या आ रही है, 1, शायद 1 2 3 4 5 6 7। भाई इतना नहीं लिखना, तुम कुछ ज़्यादा ही हो रहे हो स्मार्ट। 5 लाख रेटिंग हमारी, इस पर लूप लगा लेते हैं, फॉर रेटिंग इन रेटिंग, तो ये आर लिख लेते हैं सिर्फ। और ये हमारे रिस्पॉन्स में मैं ना इधर सिर्फ रैट लिख देते हैं, हमारे पास हमने रेटिंग भेजनी है इधर। अगर तो मैच कर जाती है, इफ़ रैट डॉट लोअर, मैंने लोअर क्यों किया है, क्योंकि कोई स्पेलिंग बड़ा छोटा भी हो सकता है, तो जो आर है हमारा वो भी हम लोअर, दोनों लोअर लोअर मैच करेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने वाइट स्पेस इधर स्ट्रिप ना किया होता तो हम इधर स्ट्रिप कर लेते। ये मैं इस यहाँ पे वाइट स्पेस है ही नहीं, इधर स्ट्रिप किया हुआ है, इसलिए मैं स्ट्रिप नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैच कर रहा हूँ। तो अगर रेटिंग कहीं पे मैच हो जाती है इनमें से, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैच हुई है, तो वो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आर। लेकिन आर नहीं रिटर्न करेंगे, वो तो फिर 1 2 3 ही रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कॉल करके फंक्शन को, रेटिंग इज़ इक्वल टू सेल्फ डॉट रेटिंग फंक्शन का नाम है, फंक्शन को कॉल किया गेट रेटिंग, और इसमें हमने एक कीवर्ड भेजना है, एक वैल्यू देनी है, ये मांग रहा है जो इस इधर आएगी रैट में, तो ये दे दी वैल्यू, और ये हमें बदले में जहाँ पे मैच हो जाएगी वो रिटर्न कर देगा। तो रेटिंग को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो हमने फंक्शन सीखे थे वो काम आ रहा है इधर। अब इसको चलाते हैं और रेटिंग हमें वो 3 ही रिटर्न कर देगा। ये देखें 3, और भाई 3 तो नहीं चाहिए ना, हमें तो डिजिटल वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, ये जिधर मैच होता है ना उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। हमने देखा था कि जो लिस्ट होती है ना रेटिंग, उसकी हम किसी वैल्यू की इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। इंडेक्स नाम का एक फंक्शन था, इंडेक्स आर, लेकिन इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं, तो हम इसमें एक प्लस करके वापस भेजेंगे तो फिर ठीक आएगा। क्योंकि ये 0 1 2 है ना, तो हमें 3 इधर चाहिए, तो 0 + 1 कर देंगे, इधर 2 आएगा तो उसमें +1 कर देंगे, 3 हो जाएगा। अब देखें हमारे पास डिजिटल वैल्यू आ जाएगी एक, ये 3। तो हमने गेट कर लीजिए हमारी रेटिंग। तो अब सिंपली इस रेटिंग की जगह ये रेटिंग रख देते हैं, तो हमारी डिक्शनरी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी रेटिंग के साथ, गेट रेटिंग। ये हमने कर दिखाया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमने क्या गेट करना है, रेटिंग भी गेट कर ली। अब प्रोडक्ट की इमेज, चलेंगे इमेज गेट कर लेते हैं, इमेज का सिलेक्टर बना लेते हैं। इमेज का सिलेक्टर ये पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करूँ अगर मैं, तो मेरे पास ये कितनी बड़ी इमेज आती है, इतनी बड़ी आती है जी। अच्छा जी, तो एटम, कैजुअल, थंबनेल, डिव, प्रोडक्ट गैलरी, ये इसकी आईडी उठा लेते हैं जी। डिव की प्रोडक्ट गैलरी की डिव आईडी देनी है, तो लगाएंगे हैश, ये आ गया। और इसके अंदर हम देखते हैं जी इमेज कहीं है, ये एक ही है, 1 of 1 होगी, तो इसका एट्रीब्यूट सोर्स है जी, src गेट कर लेते हैं। और आप देखें कि इसके शुरू में भी वो नहीं आ रहा डोमेन नेम, तो वो हमें लगाना पड़ेगा। हाँ जी, डोमेन नेम लगाना पड़ेगा। तो गेट करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं कहीं, और ये किया सिलेक्टर प्लेस, और इसका नाम रख दिया इमेज। प्रिंट किया हमारे पास एटम, क्या आता है
तो ये डॉट डॉट भी आ रहे हैं साथ, ये तो काम ख़राब हो गया। तो अब हम क्या करेंगे जी, इन डॉट डॉट को रिप्लेस कर देंगे कि अगर ये चीज़ आती है ना तो ये तो रिप्लेस हो जाए भाई, ये हमें नहीं चाहिए। ये हमें चाहिए ही नहीं जब। गायब हो गई है जी वो। तो अब देखते हैं ये इमेज काम करती है या नहीं। फिर इधर लगाएं ऐसे डॉट के साथ ही, तो इमेज प्रिंट होती है, यानी वो रीडायरेक्ट हो जाता है। तो वो रिप्लेस ना भी करें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने कर दिया, चलो अच्छा है। तो अब ये हमारे पास इतना आ रहा है, इतना हमने इसको कंप्लीट करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट फॉलो नहीं लिखेंगे इस दफ़ा, रिस्पॉन्स डॉट यूआरएल ज्वाइन लिखेंगे। तो एक फंक्शन है जी रिस्पॉन्स डॉट यूआरएल ज्वाइन, ये कंप्लीट कर देता है यूआरएल अगर कोई लगा दे। अब देखेंगे तो पूरा यूआरएल आ जाएगा उसके इमेज का। रिस्पॉन्स डॉट यूआरएल ज्वाइन याद रखना ये फंक्शन, ये देखें पूरा आ गया है। और ये इमेज हमारी गेट हो गई है जी, आ जाए इधर इमेज भी हो गई हमारे पास। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन में, क्या कहती है डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ये, इसकी आईडी उठा लेते हैं और div डॉट स्लैश आईडी, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसके फॉलोइंग सिबलिंग में ये पी पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये सारी लिखी हुई है। तो इसका फॉलोइंग सिबलिंग है तो पी लिखेंगे डायरेक्ट, इस पर आ जाएगा फॉलोइंग सिबलिंग। और इसका टेक्स्ट बेसिकली क्या है वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की। तो इधर आ गया ये चीज़ ख़त्म, यूआरएल ज्वाइन ख़त्म और रिप्लेस भी ख़त्म। तो ये हो गई डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, इतना तो क्लियर हो गया हमारे पास। अब ये चीज़ रह गई है हमारे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसकी भी आईडी मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि साइट का पैटर्न सेम होता है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट, इसकी आईडी नहीं है, तो ये कीवर्ड तो है ना। उसके बाद ये टेबल आ रहा है, टेबल स्क्रिप्टेड, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है, टेबल स्क्रिप्टेड। तो टेबल सार को उठा लें, तो टेबल डॉट ये आ गया। टेबल के बाद टेबल की बॉडी आ रही है, टी बॉडी के बाद टी आर, टेबल रो आ रही है। उसके बाद टी डी होगा और टी एच है जी, ये टेबल हेडर है, और टी डी उसकी वैल्यू है। तो हेडर वैल्यू ऐसे करके हम इसको उठा लेते हैं, समझे। तो यहाँ से मैं एक यूनिक चीज़ करने लगा हूँ। ये इतना हो गया ना टी आर तक, इसको आपने कॉपी कर लेना है और इधर हम लगाएंगे लूप, इसको तो डिलीट करें। फॉर टी आर इन रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस, और ये हो गया। अब हमने कोई गेट वेट नहीं करना, यानी हमने इतनी HTML TR तक। अब इस TR में प्रिंट करवाऊँ ना तो अगर, तो आधी HTML आ रही होगी। अच्छा जी, मुझे समझ आ गया वो क्यों नहीं आ रहा। सम टाइम जो होता है ना, हमारी टेबल बॉडी उधर तो शो हो रही है, लेकिन जो हम रिस्पॉन्स गेट तो करते हैं ना उसमें नहीं होती। तो टेबल बॉडी को रिमूव करेंगे तो ये चल जाएगी। तो इसका कोई फंक्शन टैक्स नहीं होता, तो ये भी गया।
तो ये देखें हमारे पास वो आ गया TR, उसमें TH और TD, यानी इतनी, फिर दूसरा TR, फिर तीसरा TR, बाकी सब कुछ डिलीट हो गया। तो इस TR में हम देखें, अब इस TR में अगर हम TH गेट करें ना, तो ये हमने की रखनी है और ये वैल्यू रखनी है TD। सिंपल है। मैं इधर सेलेक्टर बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये TH है, ये इसका टेक्स्ट है, ये क्या है हमारे पास, ये है इसकी की जो हमने रखनी है एटम में। एटम में भी अब रिस्पॉन्स डॉट CSS और आगे ये, लेकिन इस दफ़ा रिस्पॉन्स नहीं लगाएंगे, इस दफ़ा TR लगाएंगे, क्योंकि हमने TR से आगे गेट करना है। पीछे वाला इतना इसमें आगे है तो आगे अब चलना है। तो ये हो गया जी। इसको स्ट्रिप डॉट गेट करेंगे, स्ट्रिप करेंगे, सेम तरीका है, और ये सारा ही उठा लेते हैं इधर से, और ये हो गया वैल्यू में। तो सिंपली इधर TD लिख देंगे, मेरे ख्याल से TD ही है, टेबल डाटा जी, बिल्कुल दैट्स इट। अब इसको मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये आप देखेंगे कि ये सारे बारों बारी आपके पास आ चुके हैं। ये आ गई। तो ये स्क्रैपर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको एक्सेल फाइल में सेव करना है, तो उसका तरीकाकार क्या है, हमने इधर लिखनी होती है कस्टम सेटिंग। कस्टम सेटिंग, इसमें आपने सबसे पहला कीवर्ड लिखना है जी रिपोर्ट टेक्स्ट। ये वाला, ये सारा, इसको फॉल्स करना है कस्टम सेटिंग में ऑलवेज। आपको सेटिंग में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर फॉल कर देंगे ना तो ये ओवर राइट हो जाएगी, यानी इधर फॉल्स कर दिया फिर कहीं भी फॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये फॉल्स करना है, और उसके बाद आपने लिखना होता है जी कंकरेंट रिक्वेस्ट, वो यानी 1 मिनट में कितनी जाए, तो वो हम 1 रखेंगे। उसके बाद डाउनलोड डिले आ जाता है, तो ये फ़िलहाल ना रखें, 0 रख दें। और उसके बाद रीड राइट रन, रीड राइट सारे कैपिटल होंगे। रीड राइट टाइम्स 5 रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वैसे, यानी अगर कोई रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो उसको कितनी दफ़ा ये रीड राइट करे, 5 टाइम हमने बोला है। और उसके बाद आ जाता है कि हमने फीड एक्सपोर्ट क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फीड एक्सपोर्ट फीड्स लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे जी अपने फ़ोल्डर का नाम, आउटपुट जिधर हमने सेव करना है, स्लैश फाइल का नाम, लाइक डाटा हमने लिख दिया, बुक्स डाटा लिख देते हैं, बुक्स डाटा डॉट CSV। और उसके बाद हमने एक और डिक्शनरी इसके अंदर ही बनानी होती है, इधर हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है CSV। और उसके बाद ओवरराइट लिख सकते हैं, यानी जितनी दफ़ा चलाएं पुराना डाटा डिलीट हो जाए और नया ऐड हो जाए। ओवरराइट फॉल्स कर देंगे तो वो पुराना डिलीट नहीं होगा, उसके आगे ही नया ऐड हो जाएगा। तो इसको चलाता हूँ। अब ये तो बन गई हमारी आउटपुट की लोकेशन, लेकिन आउटपुट सेव करने के लिए हमने इधर यील्ड करना होता है, यील्ड आइटम। ये आइटम हमारी डिक्शनरी थी, यानी इसको यील्ड कर दो। तो ये हम 20 के 20 प्रोग्राम चला के देखते हैं। तो दैट्स इट। ये पहले 20 चलाए हैं, 20 से तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये निकल रहे हैं जी, देखें मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये जिधर जब एंड होगा ना तो इधर नज़र आ जाएगा कि 20 आइटम स्क्रैप हुए हैं, और उसके बाद कितनी बाइट्स लगी हैं, रिक्वेस्ट कितनी हुई हैं 21, गेट की कितनी थी 21 थी, और उसके बाद रिस्पॉन्स कोड 200 कितनी का है, सारी का 200 आया। टाइम कितना लगा है, 7 सेकंड लगे हैं जी, इधर टाइम आ जाता है।
और उसके बाद स्टेटस क्या हुआ है कि खुद फिनिश हुआ है, कोई एरर नहीं आया। जो एरर होते हैं वो भी इधर डिफाइन हो जाते हैं, लिखे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इधर रिपोर्ट आ जाती हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं जी, ये हमारा बुक्स स्टैप, ये हमने आउटपुट का फोल्डर बनाया था, इसमें बुक्स डाटा.csv ये फाइल हमने बनाई थी। तो इसमें 20 जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो नज़र आ जाएंगे हमें, जो कि नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टॉक और रेटिंग तो नज़र आ रही है, लेकिन स्टॉक नज़र नहीं आ रहा। स्टॉक मिस हो गया। स्टॉक क्यों मिस हो गया? तो इसको हम करते हैं वेरीफाई। कैटेगरी, नेम, प्राइस, स्टॉक नहीं आ रहा, रेटिंग आ रही है, ईमेल का यूआरएल भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, यूसीपी ये जो नीचे हमने गेट किए थे ये सारे वो आ रहे हैं, रिव्यूज़, स्टॉक इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा। तो ये हमें चीज़ वेरीफाई करनी पड़ेगी हमारा स्टॉक क्यों नहीं आ रहा। तो स्टॉक जो सिलेक्टर में आया था उसको वेरीफाई करते हैं। स्टॉक का सिलेक्टर किधर गया? हमारे पास ये था डिव, और अवेलेबिलिटी ये हमने दिया था इधर। तो मुझे समझ आ गई है क्यों नहीं आ रहा। तो इसको हम ना गेट ऑल करेंगे क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेस है कहीं। गेट ऑल करके एक लिस्ट बना ली। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक स्ट्रिंग में। तो आपको पता है कि ज्वाइन फंक्शन जो होता है ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ज्वाइन कर देते हैं स्पेस से। तो ये ज्वाइन स्ट्रिंग हो गई, एंड पे स्ट्रिप हो गई। अब मुझे उम्मीद है कि हमारा स्टॉक आ जाएगा। ये देखिए स्टॉक आ गए। मुझे पता है आपको घंटा भी समझ नहीं आई कि अभी हमने क्या किया है, गेट ऑल क्यों किया, गेट क्यों नहीं किया, ये वो मैं समझाता हूँ। ये स्टॉक आ गया है ना, ठीक है। अब चलते हैं साइट पे सिलेक्टर लेके हमारा। तो ये हमारा सिलेक्टर था, इसमें देखें ये आ रहा है। तो इसको ना एक्स पाथ बनाता हूँ फिर मज़ीद समझा सकूँगा। अब चलते हैं इसके टेक्स्ट पे। ये देख रहे हैं, ये कॉर्नर पे देखें, इधर दो नज़र आ रहे हैं। तो मैंने बोला था कि गेट जो है ना वो पहला गेट करता है। अब इधर पहला है ही खाली, यानी कोई वाइट स्पेस है जो हमें नज़र नहीं आ रही। ये देखें वाइट स्पेस है ना, लेकिन दूसरा उसमें ये डाटा वैल्यू पड़ी हुई है। तो इसलिए हमने गेट ऑल लगाया तो वो सारे गेट हो जाएंगे। फिर हमने उनको ज्वाइन कर दिया और स्ट्रिप कर दिया, तो इस तरह हमारे पास वो डाटा निकल के आ गया। अच्छा, ये था जी हमारा पहला स्क्रैपर। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है और मुझे अपना प्रोडक्ट शेयर करना है। मैं आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। अब इसको कंप्लीट रन कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो मैं इसको कंप्लीट रन करने लगा हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। तो इसकी कंकरेंट रिक्वेस्ट मैं बढ़ा देता हूँ 32, क्योंकि ये साइट ब्लॉक नहीं करती। तो इसलिए जितनी मर्ज़ी रिक्वेस्टें करें ये ब्लॉक नहीं करती। ये बनाई ही इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये डाटा निकल रहा है जी।
अच्छा जी, स्क्रैपी पता है क्या करता है, ये एक सीक्वेंस में नहीं चलेगा, ये भी आपने याद रखना है कि यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक ये यूरल ख़त्म नहीं होंगे इस पर रिक्वेस्ट नहीं करेगा। ये हो सकता है 2 इधर से करे, 1 इधर से कर दे, तो ये सारी रिक्वेस्टें करता जाता है ऑटोमेटिक और उनको एक लाइन में लगाता जाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस के साथ नहीं चलता। तो ये हमारे पास 1000 डाटा निकल आया है, ये डाटा आ गया जी 1000, और ये आप देख सकते हैं ये पूरा 1000 डाटा आ गया हमारे पास। तो ये चीज़ आप अगर मैनुअली करते तो आपको 2-3 दिन लग जाने थे, तो इसलिए प्रोग्राम से डाटा निकालना टाइम की बचत है। अब देखते हैं कि एक्सेल फाइल कैसे बनानी है। ये तो CSV फाइल देना, एक्सेल फाइल बनाने के लिए फीड एक्सपोर्टर हमें चाहिए होता है, तो वो उठा लेते हैं इधर से। चलें जी, किसी और प्रोजेक्ट से उठा लाते हैं जितने में इधर ढूंढना है ना, तो इधर हर प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ है। इधर कोई भी प्रोजेक्ट खोलेंगे तो उसमें हमें मिल जाएगा। ये पड़ा हुआ है, ये लाइन आपने ऐड करनी है सिर्फ। और इधर CSV की जगह एक्सेल कर देना है। ये लिखें ना लिखें एक बराबर है, क्योंकि एक्सेल ऑलवेज ओवरराइड करता ही करता है। तो अब चलाएंगे तो इसको ये एक एक्सेल फाइल बनाएगा, CSV नहीं बनाएगा। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इधर बंद कर देता हूँ ना ऐसे, तो मेरे पास ये 100 आइटम की एक्सेल फाइल बन गई है। ये देख रहे हैं, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। इसको चलाता हूँ और ये मैंने इसको बंद किया ना, तो इसको कहते हैं कि नॉर्मल स्टॉप करना, लेकिन एक होता है फोर्सफुली स्टॉप करना। फॉर एग्जांपल आपका नेट चला गया या फोर्सफुली ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो हो जाता है फोर्सफुली। तो अब देखेंगे कि ये जो डाटा है ना इधर नहीं आया, उसने राइट नहीं किया, हालांकि ऊपर स्क्रैप हुए हैं, ये देखें। तो एक्सेल जो है ना वो एंड पे जाके ना फाइल राइट करता है। लाइक ये मैंने बंद किया ना, तो अब नॉर्मल बंद किया था, इसने एंड पे जाके ये फाइल राइट किया, तो अब डाटा चला गया होगा। लेकिन इसको डिलीट करता हूँ, जो है CSV वो साथ साथ करती है, यानी जो इधर निकल आया वो उसने उसी वक्त लिख देना है। मैं चाहे फोर्सफुली स्टॉप करूँ, नॉर्मल करूँ, देखिए फोर्सफुली स्टॉप करूँगा लेकिन डाटा जाएगा। ये फोर्सफुली किया, CSV में फिर भी डाटा जितना निकला था वो स्टोर हो गया। तो ये चीज़ भी फ़र्क है इन दोनों में, यानी CSV में डाटा ज़ाया नहीं होता, जो निकला ये चीज़ वो राइट हो जाती है साथ साथ, और एक्सेल में एंड पे जाके होती है जब स्टॉप करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपने कर लेना है। फिर मैं आपको एक और साइट दूंगा जो बिल्कुल इसी तरह होगी, आपको रिक्वायरमेंट समझा दूंगा कि ये चीज़ आपने निकालनी है, और एक CSV फाइल या एक्सेल फाइल बना दें तो वो आपने बना के देनी है। ठीक है, आप XPath यूज़ करें, CSV सेलेक्टर यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको इजी लगता है वो आप करें। एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर हम इधर XPath यूज़ करते हैं ना, तो हमने ही ऐसे करना था,
देखें मेरे पास एरर आ रहा है। अब मेरे पास ठीक चल रहा है। तो मैं इधर भी एक्सपाथ यूज़ करना चाहता हूँ ना अगर, तो इसका एक्सपाथ बना दूँ लाइक ये बन गया एक्सपाथ। तो इधर एक्सपाथ लिख दूँ। लेकिन आप देखेंगे कि मेरे पास जो डाटा है ना वो इनकरेक्ट होगा। दोबारा ये देखें डिस्क्रिप्शन से आगे आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हमने एक्सपाथ आगे ज्वाइन करना है ना किसी के साथ, तो आपने इधर डार्ट से ज्वाइन करना है। CSS सिलेक्टर वैसे ही हो जाता है, लेकिन एक्सपाथ हमेशा डार्ट से ज्वाइन करना है। ये तभी वर्क करता है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करता। ये देखिए आप आ गए। तो ये डार्ट से ज्वाइन होता है, ये भी याद रखना है। तो ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करने में आपको एक साइट भी देता हूँ साथ, जो आपने इसको प्रैक्टिस करने के बाद वो साइट स्क्रैप करके मुझे फाइनल आउटपुट देनी है। थैंक यू वेरी मच।